शाम का वक्त था। सूरज अस्त हो चुका था कि तभी मैंने देखा कि पड़ोस में एक नई नई फैमिली रहने आई है। मैंने अपने बालकोनी से देखा कि मोहल्ले के कुछ लड़के उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं यह देखकर ताज्जुब हो गया कि हमारे मोहल्ले के लड़के इतने सीधे कब से हो गए कि लोगों की मदद करने लगे। तभी मेरी नज़र उस घर की खिड़की पर पड़ी और मुझे एक औरत की सुंदर कमर दिखाई दी। मैंने अपने जीवन में इतनी आकर्षक कमर आज तक नहीं देखी थी। तभी वो कमरे से निकलकर अपने घर के बरामदे में आती है। गजब की खूबसूरत थी। सुंदर नैन नक्श, सुराहीदार गर्दन, घुटने तक लंबे बाल। उन्होंने एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और साड़ी के बीच से उनकी कमर दिखाई दे रही थी, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। मैंने देखा कि काम ख़त्म होने के बाद भी लड़के उनके घर के आसपास ही भटक रहे हैं। अगले दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि पास में एक भाभी रहने आई है। नाम है कामिनी और उनके साथ सिर्फ उनका 7 साल का बच्चा है। उनके पति का 2 साल पहले ही एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया है। उस दिन से पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अक्सर अपनी बालकनी में उनके घर की तरफ झांकता रहता था। कुछ दिनों की झांका-झांकी से मैंने उनका रूटीन पता कर लिया। वो रोज़ शाम को 6-7 बजे तक सज संवर कर अपने घर से निकलती और अगले रोज़ तड़के सुबह घर आ जाती थी और दिन भर उनका घर बंद रहता था। यहाँ तक कि खिड़की भी बंद रहती थी। आस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें करते थे उनके बारे में, लेकिन किसी की भी मजाल नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके, क्योंकि सख्त से सख्त मर्द भी उनके हुस्न के सामने पिघल जाता था। लोग तो यह भी कहते थे कि जैसी उनकी सूरत है, उससे भी ज़्यादा मधुर उनकी आवाज़ है। एक शाम मैं और मेरे दोस्त उनके घर के सामने बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी एक गलत शॉट की वजह से कॉर्क कामिनी भाभी के घर की छत पर जा गिरा। मैंने अपने दोस्त से कहा, रुक, मैं जाकर लेकर आता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ चलने की जिद कर रहे हैं। शाम बीत चुकी थी और रात के 8 बज रहे थे। फिर भी मैं और मेरे दोस्त उनके घर की तरफ चल पड़े। हम जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर पहुँचे तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन जितना मैं जानता था भाभी तो अब तक निकल चुकी होगी, तो फिर ये दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर मेरा ध्यान अपनी कॉर्क की तरफ चला गया। मैं छत पर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मेरे दोस्त मेरे मना करने के बावजूद उत्तेजित होकर भाभी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और मैं उनके इस बर्ताव को अनदेखा कर घर के दरवाजे से लगे बाहर की सीढ़ियों से छत पर चला जाता हूँ। छत पर पहुंचकर मुझे अपना कॉर्क दिखाई देता है। मैं उसे लेकर वापस नीचे उतरता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त अभी तक बाहर नहीं आए हैं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने कामिनी भाभी के बारे में यह अफ़वाह भी सुनी थी कि देर रात तक उनके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है जब कोई करा रहा हो। और बीते कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस में कुछ लोग भी गायब हुए थे और ये गायब होने का सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से कामिनी भाभी उस मोहल्ले में आई थी। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा खड़ा यही सारी बातें सोच रहा था कि तभी अंदर से मुझे एक बहुत मादक खुशबू आती है और ठीक उसी समय मुझे लाल साड़ी में लिपटी एक अर्ध नग्न जिस्म दिखाई देता है। एक क्षण में ही मेरा सारा डर गायब हो जाता है। उसकी जगह कामुकता ले लेती है और मैं एक कामांध व्यक्ति की तरह कमरे में प्रवेश करता हूँ। लेकिन जब तक मैं कमरे में प्रवेश करता, वो जिस्म गायब हो जाता है। मैं पागलों की भांति एक कमरे से दूसरे कमरे में कामिनी को ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक ताला लगा हुआ था, लेकिन उसकी खिड़की खुली हुई थी। और अजीब बात तो यह थी कि उस कमरे के अंदर से अजीब गरीब आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई जानवर किसी का मांस नोच नोच कर खा रहा हो।
और साथ ही उस कमरे से एक असहनीय बदबू भी आ रही थी। मेरी कामुकता अब काफुर हो चुकी थी और मैं जानने के लिए कि वहाँ क्या है उस खिड़की के पास पहुँचा और अंदर का नज़ारा देख मेरा रोम रोम सिहर उठा, क्योंकि अंदर एक छोटा बच्चा था जिसके शैतानों की तरह दांत थे और उसके चारों तरफ खून, मांस, हड्डियां बिखरी पड़ी थी और वो उनके साथ खेल भी रहा था। बीच बीच में उन्हें नोच नोच कर खा भी रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है, और हो ना हो वो और कोई नहीं, कामिनी ही थी। वो बड़े ही मादक अंदाज में मेरा नाम बुलाती, राजू। मैं इतना डरा होने के बावजूद उनकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मेरा डर कम हो गया और मेरे ख्यालों में मुझे उनका वो सुंदर जिस्म दिखाई देने लगा। तभी कामिनी एक बार और बड़े ही मादक अंदाज में मेरा नाम पुकारती है, राजू। मैं पीछे पलटने ही वाला होता हूँ कि अचानक उस खिड़की से अधकटी लाश आती है जो कि मेरे दोस्त की होती है, और वो रोनी सी सूरत बनाकर कहता है, राजू पीछे मत देखना। उसके बाद उसका जिस्म खिड़की से कोई ऐसे खींच लेता है जैसे कि कसाई अपने बकरे को खींचता हो, और एक हड्डी की कड़कड़ाहट ने मुझे दोस्त की एक अंतिम चीख सुनाई देती है। उसके बाद कामिनी एक बार और मुझे बड़े ही मादक और प्यार भरे अंदाज में बुलाती है, लेकिन अब तक मेरे सर से उसके जिस्म और आवाज़ का जादू जा चुका था। मैं बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ भागने लगा और तब तक भागता रहा जब तक कि मैं पास के पुलिस स्टेशन ना पहुंच गया। अगले ही क्षण कामिनी भाभी के घर को पुलिस ने और आस पड़ोस के लोगों ने घेर लिया था। पुलिस की छानबीन से पता चला कि हाल ही में हुए जितने भी लोग गायब हुए थे उन सब की बॉडी के अवशेष उन्हें इसी घर से मिले हैं, और उन्हें एक कमरा मिला है जो सिर्फ मानव नर कंकाल से भरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कामिनी और उसका बच्चा दोनों गायब थे। पुलिस का कहना था कि वो दोनों माँ बेटे आदमखोर थे और कई सालों से पुलिस उस कामिनी की खोज में है। आज उस घटना को बीते कई साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में एक बात खटकती है कि क्या वो सचमुच इंसान थे या फिर वो थी एक निश्चित